दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का सिलसिला हमारा चल रहा है, उसी निरंतरता में हम एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम एक्सप्लेन कर चुके थे, ये क्वेश्चन सॉरी 12 तक, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन आज आपके सामने हम लेके आए हुए हैं। तो फिर से हम बता दें कि आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहें। आप न फोटो स्टेट टीचर, फोटो स्टेट आंसर और फोटो स्टेट क्वेश्चन से आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, सिलेक्शन नहीं मिल सकता है। ठीक है, कहना हमारा काम है, आप मानिए या ना मानिए, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मौलिक कर्तव्य है यार, किस टू इन्हांस साइंटिफिक टेम्परामेंट इन सोसाइटी। तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आप डिस्कशन डिबेट के माध्यम से आंसर राइटिंग सीखिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्जी मॉडल तरह सावधान रहे। और यदि डिस्कशन डिबेट और अच्छा मेंटर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में। आप किसी भी माध्यम के छात्र हो, यूपीसी यूपीपीसीएस बीपीएससी अदर स्टेट पीसीएस में, यदि आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो मेरे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बट फर्जी वारे से आप सावधान रहें। ठीक है, चलिए। और ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता है, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, अच्छी चीज़ों सभी तक पहुंचना चाहिए था, मेरा ये प्रयास है। आइए हम क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने 9 नंबर 8 नंबर। आप 8 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन से लेके आप अगर देखिएगा जो हम आपको दिखा रहे हैं 13 और 14 नंबर क्वेश्चन तक, तो कितना हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया। 8वां को हम गिने तो 20 क्वेश्चन में 7, C1 क्वेश्चन तो यार सोसाइटल परिप्रेक्ष्य से आ रहा है, सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य से आ रहा है। और बहुत कम क्वेश्चन हिस्ट्री और बेसिक हिस्ट्री और ज्योग्राफी को टच करता है। लेकिन आप कहीं भी टेस्ट देने चाहिए, क्या होता है 25 को टेस्ट से ज्योग्राफी हिस्ट्री का लगा हुआ है। क्यों भाई, क्वेश्चन नहीं पूछा, क्यों? यही तो फर्जीवाड़ा है, इसी को तो हम फर्जीवाड़ा कहते हैं। आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर कहाँ गया, आ जा भाई मेरे। 8 नंबर, यहाँ से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विवाह एक संस्कार, सोसाइटी का सवाल कितना शानदार है। 9 नंबर सोसाइटी, 10 नंबर सोसाइटी, 11 नंबर वैदिक समाज को सोसाइटी से जोड़ दिया है कि भारतीय समाज में अभी प्रचलित है, तो क्या हिस्ट्री और सोसाइटी को यहाँ कंबाइंड कर दिया है। 12 नंबर सल्तनत काल, आपको लगेगा हिस्ट्री का है, लेकिन तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है, क्या किया, सोसाइटी से जोड़ दिया है। क्वेश्चन इस तरीका से आ रहा है, क्वेश्चन स्पेशल, और आप हिस्ट्री में 25 टेस्ट लगा रहे हो, तो ये फर्जीवाड़ा है कि नहीं, ये बताइए। चलिए आगे देखिए, फिर यही हमारा 13 नंबर का सवाल, औपनिवेशिक शासन में आदिवासी समाज को कैसे प्रतिक्रिया की, तो क्या हुआ, हिस्ट्री और सोसाइटी को जोड़ दिया है। तो ये क्वेश्चन का नया स्वरूप है, नया पैटर्न है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ना कि फर्जीवाड़ा मॉडल उत्तर से काम चलेगा आपका। आइए हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि भारत में औपनिवेशिक शासन ने, ठीक है, आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया। तो एक क्वेश्चन तो यहां तक हो गया आपका कि भारत में औपनिवेशिक शासन, तो औपनिवेशिक शासन हमारा क्या है, ब्रिटिश, अंग्रेजों के द्वारा। और औपनिवेशिक उत्पीड़न, देखिए इस क्वेश्चन में यदि आप इस आंसर को लिख रहे होते इस क्वेश्चन का, तो कैसे प्रभावित किया में, तो एक आंसर तो यही हो जाएगा, एक आंसर कि औपनिवेशिक उत्पीड़न, आदिवासी का उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अगर यही होता है, आप जब क्वेश्चन के साथ, ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आप रूबरू होंगे ना, तो आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे कि यहीं से एक पॉइंट आप उठा लेते, कैसे प्रभावित किया, सॉरी कैसे प्रभावित किया मैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या, ठीक, आदिवासी ने कैसे प्रतिक्रिया दिया था जब अंग्रेज ने ऐसा किया इनके साथ, जब उनके आदिवासियों को प्रभावित किया, जिन्होंने रिएक्शन कैसे किया, एक्शन के प्रति रिएक्शन कैसे किया। आप भी करते हैं, यदि आपको कोई कुछ कहा था तो आप उसके रिएक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह समझ गए, जो हमारा आदिवासी समाज है, जो हमारा जनजातीय समाज है, जो जंगलों में रहने वाला समाज था, ठीक है, उसको जब औपनिवेशिक शासन ने उसका शोषण किया, उसका उत्पीड़न किया, तो वो प्रतिक्रिया दिया। तो कैसे प्रतिक्रिया दिया, तो चलिए हम अब क्वेश्चन का भूमिका और बॉडी और निष्कर्ष की बात करते हैं। तो आइए, तो हम फिर से बता दें कि आप थोड़ा स्पेस ले लें, फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। और हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो थोड़ा इस वीडियो को लाइक शेयर वेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये पीछे वाला छूट गया था क्या यार। क्वेश्चन हमारा है, हमने कहा कि भूमिका, तो भूमिका में हमने क्या लिखा, भूमिका, तो यहां पे क्या है, औपनिवेशिक शासन, सवाल के केंद्र में क्या है, औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन ने कैसे उत्पीड़न किया, किसका, आदिवासी का, और आदिवासी ने प्रतिक्रिया दिया किसके प्रति, औपनिवेशिक शासन के प्रति। तो सबसे पहले औपनिवेशिक शासन से आप भूमिका शुरू कीजिए। तो औपनिवेशिक शासन हम करें, हमने आपसे कहा है कि हिस्ट्री का जो भी सवाल है, उस सवाल को पहले आप ये देखिए कि वो सवाल किसी न किसी टाइम पीरियड से जुड़ा होगा, किसी न किसी स्थान से जुड़ा होगा।
अब यहाँ पे भूमिका जब आप लिखेंगे तो भूमिका आप कैसे लिखेंगे? तो आप यहाँ पे ये शुरू कर सकते हैं ना कि औपनिवेशिक शासन कब से आया है। यदि आप देखें जो 1757 की पलासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, इसके बाद लगभग औपनिवेशिक शासन की शुरुआत माना जाता है। धीरे धीरे उन्होंने बंगाल से कब्जा करना शुरू किया और अब औपनिवेशिक शासन काफ़ी मजबूत होता चला गया, जो कि 1947 तक चला। तो ये इसका टाइम पीरियड हुआ कि नहीं हुई बताइए। अगर इस यहाँ से आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो आपको स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि स्टार्ट कहाँ से करें, और आप क्वेश्चन सीधा कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो ऐसे आप डिस्कशन डिबेट करेंगे तो तब ये आप सीखेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन आपने जो तैयार करके गए और वो नहीं पूछा। कई बार ऐसा होता है ना मेंस में कि यार पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये तो पीटी में हो जाता है, मेंस की तो बात छोड़ दीजिए। तो जब आप इस तरीके से डिस्कशन डिबेट से जुड़े रहेंगे ना, तभी आप चीज़ों को जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और लिख पाएंगे। नहीं तो फर्जीवाड़े से आपका काम नहीं चलेगा, मॉडल उत्तर से काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। आपको डिस्कशन डिबेट करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए, तो हम लिख सकते हैं इस तरीक़ा से कि इतिहासकारों के अनुसार औपनिवेशिक शासन की शुरुआत, या सिंपल भी लिख सकते हैं औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हाँ इलाहाबाद की संधि का, यह 1765 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, औपनिवेशिक शासन 1765 से या लगभग 1765 से, या नहीं तो हमने बताया आपको शॉर्ट में क्या 18वीं सदी आप लिख दीजिए, 18वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक माना जाता है। इस समय अंतराल में औपनिवेशिक शासकों के द्वारा, ठीक है, भारत के कई क्षेत्रों को या भारत के अनेकों क्षेत्रों को प्रभावित किया गया, जिनमें आदिवासी भी प्रमुख था, जिनकी सदियों पुरानी जीवन शैली को समाप्त प्राय बना दिया। ये भूमिका उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, इसको इतना परेशान किया आदिवासियों को, उनका जो अपना सामाजिक परंपरा था, जो उसकी अपनी पारंपरिक जीवन शैली थी, उसको लगभग समाप्त कर दिया था। तो बस यही कि सामाजिक परंपरा को, उनकी अपनी पारंपरिक जीवन शैली को लगभग समाप्त प्राय बना दिया। तो यही था ना प्रभाव, ये तो कैसे प्रभावित था। आपने भूमिका में हिंट दे दिया कि हम इस दिशा में आंसर को लिखने वाले हैं। तो यार ऐसे भी कि इतिहासकारों का मानना है कि औपनिवेशिक काल 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक माना जाता है, जिसमें औपनिवेशिक शासन ने भारत के कई अनेकों क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिनमें आदिवासी भी एक प्रमुख था, जिनकी सदियों पुरानी जीवन शैली, सदियों पुरानी परंपरा और जीवन शैली को औपनिवेशिक शासन ने या अंग्रेजों ने लगभग समाप्त प्राय बना दिया। पूर्ण विराम। तो भूमिका आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी का, बॉडी में क्या लिखना था। तो आइए हम बॉडी की शुरुआत करते हैं। बॉडी में क्या लिखे, तो बॉडी में क्वेश्चन क्या है, आदिवासियों कैसे प्रभावित किया। तो हमने लिखा आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, आपने लिख दिया और इसे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में चलेगा कि हम इन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला उन्होंने क्या किया था ये बताइए। आदिवासी की जो सामाजिक जीवन शैली थी, जो उसकी सामाजिक स्थिति थी, उसको उन्होंने क्या किया, समाप्त प्राय बना दिया, नष्ट कर दिया। तो आप यहां पे लिखिए सामाजिक व्यवस्था, जो उसमें एक व्यवस्था था, अपनापन था आदिवासियों के बीच में, तो उसकी वही। अब यहाँ पे आप इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि आदिवासियों को जो जीवन शैली थी, पारंपरिक जीवन जीने का तरीका था, आपस में मेल जोल की भावना थी, औपनिवेशिक शासन ने सबसे पहले उसे समाप्त करने का प्रयास किया, जिसके द्वारा आदिवासी समाजों के बीच में फूट डालों की नीति अपनाई गई। ठीक है, तो ये हमारा सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने, जिसके उसके सामाजिक सहिष्णुता के ताना बाना को तहस नहस कर दिया। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। आप समझ कि सामाजिक व्यवस्था को आप एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी भी हमारे समाज में होता है कि सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक जीवन शैली को तहस नहस किया जाता है। तो अंग्रेजों ने यही काम किया, आदिवासियों और औपनिवेशिक शासन ने आदिवासी के साथ यही काम किया कि सबसे पहले उसके सामाजिक व्यवस्था को, जीवन शैली को चेंज करने का प्रयास किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, इसके बाद जो उसकी आर्थिक स्थिति थी, जो आर्थिक व्यवस्था था या आर्थिक प्रभाव था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक प्रभाव, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, तो जो परंपरागत कृषि था, वनों पर उसकी निर्भरता थी, उन्होंने क्या किया, कानून बना के 1865 में उन्होंने कानून बना के वनों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, जो उसकी कृषि भूमि थी, कृषि भूमि पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, राजस्व की सीमा को काफ़ी अधिक बढ़ा दिया गया, राजस्व में वृद्धि। इससे क्या हुआ, आदिवासी की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई। वो जो उसकी जीवन शैली थी, जीवन निर्वाह की साधन था, जंगल, वन, कृषि, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और उन पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। आप मुंडा आंदोलन के समय, सन्यासी विद्रोह के समय
आप ये संथाल ये जानते हैं कि दीकुओं का प्रवेश कितना चला था, नए नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ था। तो क्या आप इसमें दूसरा पॉइंट आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते? 3 पॉइंट लेके एग्रीकल्चर, रास और वन कानून, 1865 का वन कानून, इन्होंने उसके आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, दीकुओं का प्रवेश करा दिया उनके जमीन पे, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उन्हें प्रवास करना पड़ा यार, जहां वो रह रहे थे वो जगह छोड़ के जाना पड़ा। तो इससे उन्हें प्रवासन में वृद्धि हुई, जिसकी उससे क्या हुई, जो सामाजिक मान्यता थी वो समाप्त हो गया, कि जहाँ पे आप होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी सामाजिक परंपराओं के आपके जीवन शैली में समाहित होता है। लेकिन जब आप वहाँ से प्रवास करते हैं तो सभी चीज़ें तो आपके साथ नहीं जाती है। तो आप दूसरा पॉइंट कृषि, राजस्व और कानून 1865, इस 3 पे एक्सप्लेन कर लेंगे, हम आपको बता चुके हैं। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगला पॉइंट, तो राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था, जैसे अभी आप देखिए एक व्यवस्था, आदिवासी समाज अभी भी हमारे देश में है, तो क्या है, उसकी अपनी ही राजनीतिक व्यवस्था है। अगर वहाँ पे देखे होंगे कि बहुत सारे जैसे साउथ या नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, तो वहाँ पे स्वशासी प्रशासन भारत सरकार ने भी दिया हुआ अभी भी। अगर आप राज्यपाल के द्वारा वो ऑटोनोमस काउंसिल दिया जाता है, स्वशासी जिला घोषित किया जाता है, राज्यपाल उसका डायरेक्ट वहाँ पे, और बहुत सारे हमारे आदिवासी समुदाय है जहाँ पे कि अभी हमारा पंचायत राज का जो कानून बना हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, वो लागू नहीं होता, वहाँ पे पैसा लागू होता है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। तो उसका जो राजनीतिक व्यवस्था थी, स्वशासन की या न्याय करने की व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने आधुनिक कानून के माध्यम से उसे परिवर्तित कर दिया, उसे बदल दिया या उसका स्थानांतरण कर दिया। ठीक है, जिसे होता है ना कि उसको समाप्त करके नया कानून लेना, तो उसे परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। जो उसकी अपनी राजनीतिक परंपरा थी, आपस में न्याय करने की व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने आधुनिक कानून के माध्यम से उसे परिवर्तित कर दिया, उसे बदल दिया। ठीक है, तो ये राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ये क्या है, उसके जीवन शैली को प्रभावित किया या कि नहीं किया। अभी देखिए जैसे भारत सरकार है हमारा, आदिवासी समुदाय बहुत सारा हमारा है, उसको अलग से कोई उसके ऊपर सभी कानून लागू नहीं होता है। वो अपना जब ग्राम सभा चुनती है, ग्राम समुदाय स्वशासी जिला बनाता है, ऑटोनोमस बॉडी उसको दिया जाता है, तो वो खुद से कानून बना के खुद के ऊपर शासित करता है। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार उसको विस्तार कर रहा है कि हमारा सारा कानून वहाँ पे लागू हो। तो ये अंग्रेज ने ऐसा किया जो कि अंग्रेज को नहीं करना चाहिए था। ये क्या है, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। तो आप उस समय का एग्जाम्पल देंगे। चलिए ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है, जो आदिवासी समुदाय था उसकी अपनी संस्कृति होती है। आज भी हमारे यहाँ आदिवासी समुदाय है, उसकी अपनी संस्कृति है, वो अपनी संस्कृति में पर्व, त्योहार, शादी विवाह, जीवन शैली जीता है। क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों ने उसकी संस्कृति का आलोचना किया, जो उसकी सांस्कृतिक प्रथा थी, मान्यताएं थी, उसका आलोचना किया, उसको हीन भावना से देखा गया। ऐसे तो खैर पूरे भारत की ही संस्कृति को स्टार्टिंग में अंग्रेज हीन भावना से देखता था कि आप काले लोग हैं, आप शासन करने में सक्षम नहीं हैं, हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, आप असभ्य लोग हैं। ये अंग्रेज की टिप्पणी थी हमारे संस्कृति के बारे में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आदिवासी के बारे में पूछा गया है, तो आप सिर्फ आंसर आदिवासी समुदाय के बारे में देंगे। तो जो उसकी कल्चरल मान्यता थी, सामाजिक मान्यता थी, जो उसमें वो एक किसी उसका एक नेता होता था, तो उन्होंने इन सब चीज़ों से उसका आलोचना किया, हीन भावना उसको पहुँचाया, जिससे उसके अंदर द्वेष, कटुता, ये सब चीज़ें विकसित हुई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आदिवासी समुदाय के अंदर हमारा सांस्कृतिक प्रभाव की सांस्कृतिक परंपराओं को उन्होंने नष्ट कर दिया। जो अंग्रेजों के अंदर सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी उसको इन्होंने नष्ट कर दिया। समझ गए, हीन भावना से देखना। अब अगला हमारा आता है, जिससे क्या हुआ, उसके अंदर सामाजिक विघटन हुआ। जो समाज में एक एकता थी, सामाजिक विघटन होगा। कुछ लोग अंग्रेज की बात मानने लगे, कुछ लोग आदिवासी की बात मानने लगे, तो सामाजिक विघटन हो गया। तो इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके बाद यदि हम इस चलते हैं, उन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन। अंतिम हमारा क्या, धर्म परिवर्तन। तो आप जानते हैं कि 1813 में जो एक्ट बना था, 1833 का जो एक्ट बना था, इसके माध्यम से क्या हुआ, ईसाई मिशनरी क्या कर रहे थे। खैर चल तो आज भी रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मिशनरी के द्वारा आज भी भारत में धर्म परिवर्तन चल रहा है। लेकिन उस समय तो था, ईसाई मिशनरी क्या कर, धर्म परिवर्तन आदिवासियों का। तो इसके धार्मिक मान्यताओं को कमतर करना, आलोचना करना, हीन भावना से देखना। ठीक है, और धर्म परिवर्तन, तो ये क्या किया उन्होंने, उसके आप तो एक ऐसा अनुमान है कि कई किताबों में लिखा गया है कि बिरसा मुंडा के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी ईसाई संप्रदाय अपना लिया था, लेकिन फिर बाद में रिटर्न आ गए थे। ऐसा एक अफवाह चला था कि ऐसे अंग्रेजों के द्वारा ये फैलाया गया था। तो धर्म परिवर्तन, तो इस पॉइंट को आप कि अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न अधिनियम के माध्यम से जो उसकी धार्मिक मान्यताएं थी उस पर प्रहार किया गया, और आदिवासी समुदाय को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने हेतु प्रोत्साहन, प्रलोभन, दंड, डर आदि का दिखाया गया। तो ये क्या है, यही तो प्रभाव है। आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे, लिख लेंगे।
तो हम समझ सकते हैं, अब हम समझ सकते हैं कि आप औपनिवेशिक शासन में आदिवासी को कैसे प्रभावित किया, तो इस सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति को इस तरीका से प्रभावित किया था। तो पहला पार्ट बॉडी का जो है पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट हमारा आता है कि उन्होंने प्रतिक्रिया कैसे दिया था। तो चलिए हम अब दूसरा पार्ट बात करते हैं। इसमें जो इसका सेकेंड पार्ट है कि औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया। एक उत्पीड़न का पॉइंट लिख लीजिएगा, वो पहले ही बता चुके हैं कि औपनिवेशिक आदिवासी प्रतिक्रिया। तो हमने लिखा आदिवासी प्रतिक्रिया, ठीक, आदिवासी प्रतिक्रिया। तो हमने फिर इसे अंडरलाइन किया। अब इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो आदिवासी ने सबसे अधिक क्या किया था, यदि आपको ध्यान हो तो उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। सशस्त्र विद्रोह किया था उन्होंने, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। जब इस तरीका का अंग्रेज का भाव था, औपनिवेशिक शासन का माहौल बना दिया गया, तो उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सन्यासी विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था। ये सब क्या था, हिंसात्मक गतिविधियां थी, इसमें सशस्त्र विद्रोह था। आप एग्जाम्पल दे किसी एक्सप्लेन कर लेंगे, हो जाएगा इसमें। तो आप इसे एग्जाम्पल डाल दीजिएगा और यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने कानून बनाया था इसके हितों की रक्षा के लिए। ये भी आप एक पॉइंट लिख देंगे कि सशस्त्र विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के हितों के लिए यहाँ पर इसकी रक्षा के लिए कानून बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या आता है, जो विद्रोह हुआ था वो अहिंसक विद्रोह भी हुआ था, जिसे हम लोग अहिंसक विरोध कहते हैं। अहिंसक विरोध ये भी हुआ था। एक तो सशस्त्र हुआ था, जिसे नागालैंड का जो रानी गौडलिया है उनके नेतृत्व में जो आदिवासियों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था वो सशस्त्र नहीं था, वो अहिंसक था। तो रानी गौडलिया का आप एग्जाम्पल लेते हैं, आदिवासी समुदाय भारत के उत्तर पूर्व आदिवासी नागालैंड का आदिवासी समुदाय द्वारा अंग्रेजों का औपनिवेशिक नीतियों का अहिंसक तरीके से विरोध किया था, जिसका नेतृत्व रानी गौडलिया ने किया था। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि एक तो सशस्त्र विद्रोह चला था, कि भयानक मारकाट चला था, और दूसरा अहिंसक विद्रोह भी हुआ था, अहिंसक विरोध भी हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था फिर, अगर बिरसा मुंडा का लाइफ स्टाइल आप पढ़े होंगे तो उस समय जो नेता थे, जैसे हर आंदोलन का, जैसे भैरव चांद, सिद्धू कान्हो, हर कोल विद्रोह का अलग नेता था, बुद्धो भगत था शायद। तो हर आंदोलन का एक नेता कोई ना कोई उभरा था हर आदिवासी आंदोलन में, जैसे बिरसा मुंडा भी उभरे थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर अपने जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, अपनी जो सामाजिक परंपराएं थी, अपनी जो धार्मिक परंपराएं थी, उनको रीएस्टेब्लिश करने का काम किया। इसीलिए आप देखे होंगे कि बिरसा मुंडा को भगवान माना गया, उसे धरती आबा का उपाधि दिया गया था। तो जो हर आंदोलन से जो नेता उभरे थे ना, उन नेताओं ने अपने आप को सांस्कृतिक परंपरा को बहाल करने का पुनः प्रयास किया। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ठीक है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। तो इसमें आप एग्जाम्पल ले लेंगे किसका, बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान के मतलब कि आंदोलन से या सशस्त्र विद्रोह से या आदिवासी आंदोलन से निकले नेताओं, उदाहरण के लिए बिरसा मुंडा, जिन्हें पुनः आदिवासी समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, और इस क्रम उन्होंने धरती आबा की उपाधि दी गई थी। आप एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यही तो प्रतिक्रिया था ना कि भाई अंग्रेज ने जो कहा कि नहीं, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी जो संस्कृति है वो खराब है, अच्छी नहीं है, हीन भावना से देखा तो उसका मजाक उड़ाता। तो इन्होंने फिर अपनी संस्कृति की जो अच्छी बातें थी उनको सभी समाज के बीच लाया, आदिवासी समुदाय के बीच लाया कि नहीं, हमारे धर्म में ये अच्छी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ, सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ, फिर से उत्थान हुआ। चलिए ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं। अगला चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ, आदिवासी समुदाय। आप देखिए जो आदिवासी समुदाय है, इन्होंने इन अपने नेताओं से प्रेरणा लेके राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा आज़ादी का चल रहा था उसमें उन्होंने सम्मिलित हुआ, उसमें उन्होंने भाग लिया। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रतिक्रिया दिया था अंग्रेजों का। तो राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन, ठीक है। तो आदिवासी प्रतिक्रिया के अंतर्गत विभिन्न आदिवासी आंदोलनों द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन से उसका जुड़ा रहा, ठीक है, और राष्ट्रवादी आंदोलन को अपने नेताओं की जीवन शैली के माध्यम से या उनकी वीर गाथा के माध्यम से आंदोलन को निरंतर प्रेरित करने का काम किया। अब देखिए जब भी आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन, तो उसमें जो हमारे महापुरुष थे, जैसे
जो भी आदिवासी आंदोलन से निकले थे, तो उनकी कथाओं को उसमें सुनाया जाता ताकि लोग उससे प्रेरित हो और उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो। तो हमने कहा चांद भैरव, बुद्धो भगत, बिरसा मुंडा, और एक आदिकाद आपको मिल जाएगा, 2-3 एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। तो राष्ट्रवाद आप इसे लिख लेंगे, आप पॉइंट को समझ गए। तो ये था हमारा दूसरा कि इन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दिया कि जब राष्ट्रवादी आंदोलन से आदिवासी जुड़ गए और गांधी जी के आने के बाद तो पूरी की पूरी तरीका से जुड़ गया था, तो क्या हुआ फिर इसकी आंदोलन और मजबूत होने लगी। और उसके बाद आप देखिए कि अंग्रेज इसके लिए क्या किया था, बहुत सारे कानून लेके आए थे, बंगाल टेनेंसी एक्ट, सन्यासी विद्रोह के लिए एक्ट लेके आया था, उसे कैसे फिर अधिकार दिया जाए। बिरसा मुंडा जो मुंडा आंदोलन था उसके लिए फिर एक्ट लेकर आया था। ये इसकी जीत थी ना, तो ये प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को ये काम करना पड़ा था। एक लाइन में आप इसके नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि औपनिवेशिक उत्पन्न करते आदिवासी ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। अब हम चलते हैं निष्कर्ष में कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा। बॉडी पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल तरह से आप सावधान रहें, नहीं तो समस्या हो सकता है, सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, सिलेक्शन नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन से आप टकराए तो आपको अपनी क्षमता पता चलेगा कि वास्तव में हमारी तैयारी कैसी है। और प्रयास हमारा अगर अच्छा लगता तो शेयर कर दिया कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं ये बताइए। तो आदिवासी प्रतिक्रिया जो हमारा चला, तो इसके परिणाम स्वरूप मैंने बता दिया कि वहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि इसके दबाव में अंग्रेजों ने कई कानून, इसके अधिकारों, इसकी सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक परंपराओं की रक्षा हेतु अंग्रेजों के द्वारा अनेकों कानून पारित किए गए। उदाहरण के लिए बंगाल टेनेंसी एक्ट हो गया, या इसके लिए मुंडा विद्रोह को शांत करने के एक्ट बनाया गया था, तो उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे निष्कर्ष लिख सकते हैं कि आदिवासी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप, ठीक है, आदिवासी प्रतिक्रिया जो हुआ, आदिवासी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आदिवासियों का सामाजिक सशक्तिकरण, इसे क्या हुआ, फिर पुनः आदिवासियों का सामाजिक सशक्तिकरण हुआ। वह राष्ट्रीय आंदोलन में उसके जुड़ाव से आज़ादी हमें मिली, यह आज़ादी को सुनिश्चित किया गया। तो आप लिख सकते हैं कि आदिवासी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आदिवासी का सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक, आदिवासी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आदिवासियों का सामाजिक सशक्तिकरण, वो राष्ट्रीय आंदोलन की जुड़ाव की परिणति, ठीक है, भारत की आज़ादी को सुनिश्चित किया। ये था हमारा निष्कर्ष। इससे क्या भारत की आज़ादी में आदिवासी का योगदान नहीं था क्या? बिल्कुल योगदान था। तो इसलिए आप लिख लेंगे कि आदिवासी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आदिवासी का सामाजिक सशक्तिकरण व राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव की परिणति भारत की आज़ादी को सुनिश्चित किया और पूर्ण मिला। तो ये आपका निष्कर्ष था। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके सामने किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।